इस वीडियो में इस बात की वजाहत की जाएगी कि मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की पहचान कैसे की जाती है। अगर हमने ये देखना हो कि कोई मीटर कौन सी क्वांटिटी की पेमाइश करता है और आया कि वो एसी या डीसी सप्लाई पे काम करता है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके अलावा इस बात की वजाहत होगी कि मीटरों की स्केल को किस तरीके से पढ़ा जाता है, क्या मेथड होता है कि मीटर की स्केल को हम पढ़ते हैं, चाहे वो सिंगल स्केल है, मल्टी स्केल है, उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले इस बात की वजाहत करते हैं कि किस तरह से पहचान की जाती है कि कौन सा मीटर किस क्वांटिटी की पेमाइश करेगा। तो सामने ये एक एग्जांपल है, इसमें देखें कि स्केल के ऊपर एक बड़ा सा लेटर है ए। हम जानते हैं कि करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, उसका पहला लेटर ए है। तो ऐसा मीटर जिसके ऊपर ए लिखा होगा, इट मीन्स कि वो करंट की पेमाइश करेगा। आमतौर पे यही होता है कि जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर वो बड़ा सा लेटर लिखा जाता है, यानी जिन वो क्वांटिटीज़ की पेमाइश करते हैं उसके यूनिट का पहला लेटर उसके ऊपर लिखा जाता है ताकि पता चले कि वो किस मिकदार की पेमाइश करेंगे। ये एक और एग्जांपल है जिसमें देखें कि वी लिखा हुआ है, तो ये वोल्टेज की पेमाइश करेगा क्योंकि वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है और उसका पहला लेटर वी है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो ओहम है, या उसको सिंबल ओमेगा से ज़ाहिर किया जाता है। तो वो मीटर जिसके ऊपर ओहम या ओमेगा का सिंबल बना होगा वो रेजिस्टेंस की पेमाइश करेगा। एक चौथी एग्जांपल है, इसमें मीटर के ऊपर डब्ल्यू लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट वाट होता है और उसको पहले लेटर डब्ल्यू से ज़ाहिर किया जाता है। तो वो मीटर जिसके ऊपर डब्ल्यू लिखा होगा वो इलेक्ट्रिकल पावर की पेमाइश करेगा। ये तस्वीर देखें, इसमें फ्रिक्वेंसी मीटर के अलावा किसी भी मीटर के ऊपर कोई वाज़िया लेटर्स नहीं है। फ्रिक्वेंसी मीटर के ऊपर HZ लिखा हुआ है, तो फ्रिक्वेंसी का यूनिट साइकिल्स पर सेकंड या हर्ट्ज़ होता है, जिसे इन शॉर्ट HZ लिखते हैं। तो ये तो क्लियर है कि फ्रिक्वेंसी मीटर के ऊपर HZ लिखा है तो ये फ्रिक्वेंसी की पेमाइश के लिए इस्तेमाल होगा। इसके अलावा देखें, ये एक टैकोमीटर है, इसको भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इलेक्ट्रिकल मशीन्स की स्पीड को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके डायल से पता चल जाता है कि ये टैकोमीटर है, या इसकी बनावट से पता चलता है कि ये टैकोमीटर है। आमतौर पे कुछ टैकोमीटर्स के ऊपर RPM लिखा होता है, चूँकि ये स्पीड की पेमाइश करते हैं और स्पीड का यूनिट RPM होता है। तो अगर किसी टैकोमीटर के ऊपर RPM लिखा हो तो फिर तो बिल्कुल वाज़िया हो जाता है कि ये स्पीड की पेमाइश के लिए इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जो एनर्जी मीटर्स होते हैं इनके ऊपर अमूमन लिखा होता है कि ये एनर्जी मीटर्स हैं। अगर ना भी लिखा हो तो इनके टर्मिनल से पता चल जाता है कि ये एनर्जी मीटर है। अब देखेंगे जो मल्टीमीटर है, यानी जो एक से ज़्यादा मिकदारों की पेमाइश के लिए इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर एक सेलेक्टर स्विच है और एक ऐसी स्केल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रीडिंग्स लेने के लिए पेमाइशें बनी हुई हैं। तो मल्टीमीटर एक ऐसा मीटर होता है जिसके ज़रिए एक से ज़्यादा मिकदारों की पेमाइश की जाती है। आमतौर पे करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की पेमाइश के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से इसको एवोमीटर भी कहा जाता है, यानी ए एम्पेयर करंट का यूनिट है, वी वोल्टेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो ओ लेटर है वो रेजिस्टेंस यानी ओहम का पहला लेटर है। तो इस मीटर में देखें कि इसके ऊपर जो सिलेक्टर स्विच है उसके साथ लिखा होता है कि कौन सी करंट AC या DC, कितनी मिकदार की करंट या कौन से वोल्टेज का क्या लेवल है, रेजिस्टेंस की कितनी मिकदार के लिए आप इसको इस्तेमाल करनी है। ये सिलेक्टर स्विच के ज़रिए सिलेक्ट करके उसी के मुताबिक स्केल को पढ़ा जाता है। तो मल्टीमीटर के सिलेक्टर स्विच के साथ लिखी हुई क्वांटिटीज़ या उसकी स्केल के साथ लिखी हुई क्वांटिटीज़ से पता चल जाता है कि ये कौन कौन सी मिकदारों की पेमाइश के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस बात की पहचान के लिए कि कोई मीटर AC या DC सप्लाई पे काम करता है तो उसके लिए स्केल के ऊपर बने हुए बड़े से लेटर के नीचे सिंबल को देखा जाता है। जैसे ये एक एग्जांपल है कि ये एक एमीटर है और उसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये DC सप्लाई का सिंबल होता है। तो इससे वाज़िया हो रहा है कि ये जो मीटर है ये एमीटर है और ये DC सप्लाई पे काम करेगा। अगर कोई मीटर AC सप्लाई पे काम करता है तो उसमें भी सेम यही मेथड है कि जो उसकी स्केल के ऊपर लेटर होगा उसके नीचे AC का सिंबल बना होगा। जैसे ये AC वोल्ट मीटर है, इसमें V के नीचे अल्टरनेटिंग का सिंबल बना हुआ है।
तो लेटर्स के नीचे बने हुए सिंबल से अंदाज़ा होता है कि वो मीटर किस सप्लाई के लिए इस्तेमाल होगा। आमतौर पे जो स्केल के ऊपर लेटर लिखा होता है उसके नीचे दोनों सिंबल्स बने होते हैं। उससे ये वाज़ह होता है कि वो एसी और डीसी दोनों सप्लाईज़ के लिए इस्तेमाल होगा। कुछ ऐसे भी मीटर्स होते हैं जिनके ऊपर अमूमन कोई सिंबल नहीं बना होता, जैसे फ्रिक्वेंसी मीटर है, उसके ऊपर HZ के सिंबल के नीचे कोई भी सिंबल एसी या डीसी का नहीं बना होता। तो उसकी वजह ये है कि हम जानते हैं कि एसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी होती है जबकि डीसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी नहीं होती। और चूँकि डीसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी नहीं होती तो इसलिए ये वाज़ह है कि जो फ्रिक्वेंसी मीटर है वो सिर्फ एसी सप्लाई पे ही काम करेगा। अब वजाहत करते हैं कि मीटरों की स्केल को कैसे पढ़ा जाता है। तो मीटरों की स्केल को पढ़ना एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिक स्किल है, जिसके बारे में स्टूडेंट्स को जानना बहुत अहम होता है। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो मीटर की स्केल है वो सिंगल स्केल है या मल्टी स्केल है। उसमें डिविजन्स को देखा जाता है, उसमें नंबर पॉइंट्स को देखा जाता है, डेसिमल नोटेशन की जाती है। तो ये जितने भी मेथड हैं स्केल की रीडिंग के, उसकी वजाहत करने जा रहे हैं। इस तस्वीर में एक सिंगल स्केल मीटर को दिखाया गया है कि ये एक ऐसा मीटर है जिसके ऊपर सिर्फ एक ही स्केल है। तो जब भी कोई सी स्केल को पढ़ना होता है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उसकी डिवीज़न किस तरह से की गई है। इसमें देखें कि 0 से लेके 10 तक दरमियान में 10 लाइनें हैं। ये एक वोल्ट मीटर है, तो इसमें चूँकि 0 से लेके 10 तक 10 लाइनें हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो नंबर लाइन है वो 1 वोल्ट के बराबर है। यानी अगर ये जो पॉइंटर है ये 0 से आगे 5वीं लाइन पे आ रही है तो 5 वोल्ट है, और अगर 30 से पीछे दूसरी लाइन पे आ रहा है तो ये 28 वोल्ट है। ऐसा मीटर जिसके ऊपर एक से ज़्यादा स्केल्स हों उस पर लाजमी तौर पे एक से ज़्यादा रेंजेस भी होती हैं। अब इसमें देखें कि ये एक ऐसा एसी वोल्ट मीटर है जिसके ऊपर 3 रेंजेस हैं, 75 वोल्ट, 150 वोल्ट और 300 वोल्ट। तो जब भी रेंज को सिलेक्ट किया जाता है तो रेंज की सिलेक्शन इस तरह से होती है कि हमें वोल्टेज का अंदाज़ा हो कि हमने कितने वोल्टेज की पेमाइश करनी है। यानी अगर आपने 12 वोल्ट बैटरी के वोल्टेज को चेक करना है तो मुनासिब है कि 75 वाली रीडिंग को रेंज को इस्तेमाल करें। अगर घर के सिंगल फेस सप्लाई वोल्टेज मेजर करने हैं तो वो लेवल 230 वोल्टेज तक होता है, तो उसके लिए जो रेंज सेलेक्ट करेंगे वो 300 होनी चाहिए। यानी रेंज की सिलेक्शन इस तरह से होती है कि पहले थोड़ा सा वोल्टेज का अंदाज़ा हो कि वोल्टेज का लेवल क्या होगा, और उसके बाद उस लेवल से हाई रेंज को इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी लो रेंज को इस्तेमाल नहीं करते। अब लेट्स सपोज कि हमने 75 वाली रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है और हमने फिर उसी के मुताबिक जो स्केल है वो भी 75 वाली पढ़नी है। इस मीटर में देखें कि जो 75 वाली स्केल है उसमें 0 से लेके 10 तक जो डिवीज़न है, 0 से 10 वाली पे तो लाइनें नहीं बनी हुई, लेकिन चूँकि ये 0 से 20 यानी 150 वाली स्केल के पैरेलल है तो उसी लाइनों को हम कंसीडर कर सकते हैं कि 0 से लेके 10 तक 10 लाइनें हैं। तो चूँकि 0 से लेके 10 तक 10 लाइनें हैं तो 75 वाली जब स्केल पढ़ेंगे तो एक एक वोल्ट को ज़ाहिर करेगी। यानी अगर ये 0 से आगे तीसरी लाइन पे आ रहा है जिसको हम 0 से 20 वाली स्केल यानी 150 वाली स्केल से पढ़ेंगे तो ये 3 वोल्ट बनेंगे। अगर पॉइंटर 40 से पीछे तीसरी लाइन पे आ रही है तो बजाय कि हम 30 से आगे लाइनों को काउंट करें तो आसानी ये होता है कि 40 से पीछे कितनी लाइनें हैं उसको काउंट कर लिया जाए। अब चूँकि ये 40 से पीछे तीसरी लाइन पे है तो ये 37 वोल्ट बनेंगे। अब दूसरी रेंज देखें कि अगर वोल्टेज का लेवल 150 से कम है और हमने रेंज 150 वाली यूज़ की हुई है तो उसकी स्केल को पढ़ने के लिए इस मीटर के ऊपर 150 वाली को सिलेक्ट करेंगे, 150 वाली को पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं कि जो डिवीज़न है वो 0 से लेके 20 तक भी 10 लाइनें हैं। तो चूँकि इसमें रेंज जो है वो 0 से 20 तक 20 वोल्ट की है और उसमें जो लाइनें हैं वो 10 हैं, तो एक लाइन वो रेंज जो यानी डिवीज़न है 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ लाइंस 10,
तो 20 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू 2 वोल्ट। यानी कि अब ये जो स्केल है 150 वाली, इसमें एक नंबर लाइन 2 वोल्ट को ज़ाहिर करेगी। यानी अगर पॉइंटर 0 से आगे छठी लाइन पे आ रहा है तो ये 12 वोल्ट होंगे, और अगर ये 80 से पीछे 5वीं लाइन पे आ रहा है तो ये 70 वोल्ट होंगे। अब तीसरी एग्जांपल देते हैं कि अगर वोल्टेज का लेवल 300 से कम था तो हमने इसकी सिलेक्शन की 300 वोल्ट वाली। तो जब भी स्केल को पढ़ा जाता है तो स्केल को पढ़ते हुए हम पहले रेंज को देखते हैं कि कौन सी सिलेक्ट की हुई है, और उसके बाद स्केल को पढ़ा जाता है। अब देखें कि हमने 300 वाली रेंज को सिलेक्ट किया, तो अब हम स्केल भी पढ़ेंगे 300 वाली। अब इसमें देखेंगे कि जो डिवीज़न है वो किस तरह से की गई है। इसमें 0 से लेके 50 तक 10 लाइनें हैं। तो इसमें डिवीज़न 50 की हुई, 0 से लेके 50 तक जो मेन डिवीज़न है, और इसमें जो लाइनों की तकसीम है वो 0 से लेके 50 तक 10 लाइनें हैं। तो इसमें डिवीज़न यानी 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ लाइंस 10, तो एक लाइन 50 डिवाइडेड बाय 10 इज़ इक्वल टू 5 वोल्ट। यानी अगर पॉइंटर 0 से आगे चौथी लाइन पे आ रही है तो ये 20 वोल्टेज होंगे, और अगर 250 से पीछे 3 लाइनें पीछे होगा तो ये 235 वोल्ट को पड़ेगा। पहले एग्जांपल में आपने देखा कि 3 रेंजेस के मुताबिक 3 स्केल्स भी थी, यानी 75, 150 और 300 वोल्ट की रेंजेस के लिए सेम 75, 150 और 300 वोल्टेज वाली स्केल्स भी थी। यानी जो रेंज सेलेक्ट की जाती है उसी के मुताबिक स्केल को पढ़ लिया जाता है। अब कुछ मीटरों में ऐसे भी होता है कि जो रेंज की सिलेक्शन है, जो रेंज दी गई है, उसके मुताबिक स्केल नहीं होती। जैसे आप ये तस्वीर में देखें कि इसमें 5 रेंजेस हैं। ये एक DCM मीटर है जिसमें 30 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 1 एम्पेयर और 0.3 एम्पेयर वाली 5 रेंजेस हैं। लेकिन इसकी स्केल के ऊपर सिर्फ 2 रीडिंग्स लेने के लिए स्केल बनी हुई है, 10 एम्पेयर और 30 एम्पेयर। तो इसमें ये तो वाज़ेह है कि अगर आपने 30 वाली रेंज यूज़ करनी है फिर तो डायरेक्टली 30 वाली स्केल पढ़ेंगे, और अगर 10 वाली आपने रेंज सेलेक्ट की है तो 10 वाली स्केल पढ़ेंगे। लेकिन अगर करंट का लेवल 3 एम्पेयर से कम है, 1 एम्पेयर है, 0.3 है या 3 एम्पेयर है, और उसके लिए स्केल अवेलेबल नहीं है, तो उसका वो पढ़ने का तरीकाकार ये होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर 3 एम्पेयर वाली रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है तो उसमें डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन के हवाले से जो स्केल है वो 30 एम्पेयर ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपने 3 एम्पेयर वाली रेंज को सिलेक्ट किया है तो बेटर ये है कि 30 एम्पेयर वाली स्केल पढ़ें। अगर 1 एम्पेयर वाली रेंज को सेलेक्ट करने की ज़रूरत है तो उसके लिए ये मुनासिब है कि 10 एम्पेयर वाली स्केल पढ़ें, और अगर 0.3 एम्पेयर वाली रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है तो उसके लिए भी मुनासिब है कि 30 एम्पेयर वाली पढ़ें। अब बात करते हैं कि अगर आपने 3 एम्पेयर वाली रेंज को सिलेक्ट किया है करंट के लेवल के लिहाज से, तो उसमें पहले तो डायरेक्टली रीडिंग को मेजर कर लिया जाता है। इनके 3 एम्पेयर रेंज का मतलब ये है कि करंट की जो मिकदार है, अगर वो 30 वाली स्केल को पढ़ते हुए पॉइंट 30 से पीछे है तो करंट का जो ज़्यादा से ज़्यादा लेवल है वो 3 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं होगा। तो एक एग्जांपल है कि अगर पॉइंटर आ रही है 25 पे, जबकि रेंज हमने सेलेक्ट की हुई है 3, तो 25 एम्पेयर करंट तो नहीं हो सकती, क्योंकि रेंज अब 3 है तो करंट तो 3 एम्पेयर से कम होगी। तो 25 का मतलब ये बनेगा कि इसमें पहले कैलकुलेशन की जाती है कि डिवीज़न फैक्टर निकाला जाता है कि स्केल कौन सी इस्तेमाल की जा रही है। चूँकि इसमें स्केल हम यूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए 30 एम्पेयर वाली, जबकि रेंज जो हमने सेलेक्ट की हुई है वो 3 एम्पेयर वाली है। तो जो डिवीज़न फैक्टर बनेगा वो स्केल डिवाइडेड बाय रेंज होता है। तो स्केल 30 और रेंज उसमें 3 है, तो ये 10 डिवाइडिंग फैक्टर बनेगा। और डिवाइडिंग फैक्टर से ये मुराद है कि अब जो हम रीडिंग पढ़ेंगे वो 10 गुना ज़्यादा आ रही है। यानी रेंज 3 एम्पेयर है और उसमें जो स्केल पढ़ी जा रही है वह 10 गुना बड़ी पढ़ी जा रही है। तो जो भी हम रीडिंग डायरेक्टली पढ़ेंगे उसको 10 से डिवाइड करके एक्चुअल रीडिंग को हासिल करेंगे।
तो जैसे पहले कहा कि अगर पॉइंटर आ रही है 25 पे, तो इसको डिवाइड करेंगे डिवीज़न फैक्टर 10 के साथ, तो जो एक्चुअल रीडिंग होगी वो 2.5 एम्पेयर होगी।